स्टूडेंट्स, मैं आशीष चौधरी, परिवर्तन आईएएस बहराइच। आज प्रतिशत का तीसरा भाग आपके समझ प्रस्तुत करूंगा और इसके पहले दो भाग प्रतिशत चैप्टर के मैंने कराए हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल परिवर्तन आईएएस बहराइच पर हैं। आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और पहले दो भागों को जरूर देखिए तीसरा भाग देखने से पहले, क्योंकि एक सीरीज है पूरी प्रतिशत की है, या चाहे लाभ हानि की हो, चाहे आगे के चैप्टर्स हैं, काम समय, चाल समय, दूरी, जितने भी होंगे सब में 2 या 3 भाग में ही हम उसको बताएंगे। तो आज हम भाग 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं। उनके साथ में आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, जो कि ट्रिक्स पे और साधारण तरीके से भी होंगे। दोनों तरीका मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि देखिए ट्रिक्स तभी आपको समझ में आएगी जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे, वरना ट्रिक्स को रट करके आप कभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर परीक्षा में थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दिया क्वेश्चन में, तो आप उसमें फिर फंस जाएंगे, ट्रिक्स में फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ पर क्या रखें। तो देखिए कॉन्सेप्ट मैंने पिछले भाग में बताया था आपको कि जैसे 2 क्वांटिटी हैं, उनका गुना तीसरी क्वांटिटी आती है और इसको अपरिवर्तित रखना है, कांस्टेंट रखना है, और इसमें अगर x% में वृद्धि हुई तो उसी प्रोपोर्शन में इसमें y% की कमी या कितनी कमी या वृद्धि की जाए। ये पिछले भाग में भाग 1 में मैंने बताया था, तो उसको देखने के लिए वो भाग 1 जरूर देखिएगा। उस पर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे, या किसी वस्तु के मूल्यों में 25% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि दुकानदार का आय उतना ही रहे, पहले जितना ही रहे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भाग में बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 क्वांटिटियों का गुना अगर तीसरी क्वांटिटी आ रही है, तो अगर दोनों में चेंज कर दिया जाए, पहली क्वांटिटी में भी कुछ प्रतिशत चेंज किया जाए, दूसरी क्वांटिटी में भी कुछ प्रतिशत चेंज किया जाए, तो तीसरी क्वांटिटी में कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस कॉन्सेप्ट से आज देखेंगे। 2 तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल तरीका है जो इधर मैंने लिखा है कि x% की वृद्धि या कमी हुई, मान लीजिए b में y% की वृद्धि या कमी हुई, तो यहाँ हमने क्या किया, सीधे 100 इंटू पूरा मान लिया कि 100 है, तो 100 प्लस या माइनस x का मतलब है कि अगर वृद्धि हुई है तो प्लस x ले लेंगे, अगर कमी हुई है तो माइनस x ले लेंगे। ऐसे ही y में अगर वृद्धि हुई है तो प्लस y ले लेंगे, कमी हुई है तो माइनस y ले लेंगे, और ये आंकड़ा r निकालेंगे। उसके बाद अगर r 100 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, अगर 100 से कम है तो जितना कम है उतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है हमको 2 बार गणनाएं करनी पड़ती हैं। एक गणना तो इधर r निकालेंगे, जो कि टोटल इफेक्ट एक मतलब कितना हो जाएगा वृद्धि के या कमी के बाद, फिर उसको 100 से माइनस या 100 उसमें माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक सीधा सा फार्मूला है जो हमने इधर लिखा हुआ है कि मान लीजिए a क्वांटिटी में x% की वृद्धि या कमी की गई है और b क्वांटिटी में y% की वृद्धि या कमी की गई है, तो ये जो c क्वांटिटी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, उसको हम एक मास्टर फार्मूला भी बोलते हैं। इसको ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, अभी हम आगे ही बताएंगे कि किन किन लाभ हानि में या किन किन चीजों में यूज कर सकते हैं। तो एक क्रमिक वृद्धि का भी ये फार्मूला है, क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी का। जैसे मैंने भाग 2 में बताया था कि किसी की आय में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है या क्रमिक रूप से कमी हो रही है, तो वहां हम किस प्रकार से टोटल प्रतिशत वृद्धि या टोटल प्रतिशत कमी कितनी हुई है निकालना है, तो वो भी इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि किसी की आय में लगातार 2 वर्षों में 20% और 30% की वृद्धि की गई, अब कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्रमिक वृद्धि में हम इसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं पहले इसको समझा दूं। तो यहाँ देखिए कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ना है इस क्वांटिटी पर, उसके लिए हम x ले लेंगे, जितना कमी या वृद्धि यहाँ हुई है y ले लेंगे, और दोनों के गुणनफल को 100 से भाग करके इसमें जोड़ देंगे। ये थोड़ा सा और हमने इसको एक्सप्लेन किया है। प्लस माइनस x का मतलब अगर वृद्धि हुई है तो प्लस x लेंगे, अगर कमी हुई है तो माइनस x लेंगे, जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। प्लस y माइनस y यहाँ वृद्धि कमी के लिए, यहाँ भी वही करेंगे। और अगर उत्तर जो है पूरा का पूरा उत्तर अगर प्लस में आ रहा है, यानी उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, अगर उत्तर माइनस में आ रहा है तो उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारा क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल है आयत का। अब हम कहते हैं मान लीजिए
कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, तो अब क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ इसके प्रभाव को निकालना है हमको। डायरेक्ट क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो दोनों ही वृद्धि है तो हम धन चिन्ह के साथ ही ले लेंगे और इधर दोनों का गुणनफल बटा 100 कर देंगे। अब ये 20 और 10 30 और इधर 2 यानी कि 32% प्लस में आया आंसर, यानी कि 32% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ चिन्ह का जरा सा ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि कब प्लस और कब माइनस लेना है। नहीं तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं तो देखिए यही क्वेश्चन जो है दूसरे कॉन्सेप्ट से भी निकल आएगा बहुत आसानी से। जैसे हमने क्या किया, 100 इंटू 20% की वृद्धि हुई तो 120/100 किया, इधर 10% की वृद्धि हुई तो 110/100 किया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 132 आया। अब देखिए चूंकि 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो हमने 100 इसमें से घटा लिया, टोटल प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो 32% की टोटल वृद्धि आ गई। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट रख के तुरंत निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें से 100 घटाना है, या फिर अगर प्रतिशत कमी आ रही है तो उसमें 100 कम करना होगा, तो वहां थोड़ा सा गणना ज्यादा है। तो लेकिन ये उन्हीं के लिए यूजफुल है जिनको चिन्हों को रखने में आसानी होती है। जैसे देखिए इसी में अगर हम क्वेश्चन को चेंज कर दें, यहाँ वृद्धि के बजाय अगर हम कमी कर दें, 20% की कमी और यहाँ भी 10% की कमी, तो इसी फॉर्मूले में यही चीज जो हमने अभी निकाली है, ये -20 और -10, लेकिन यहां फिर -20 गुणे -10 बटे 100 करेंगे। ये देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर -28 आया, यानी कि 28% की कमी हो जाएगी। तो ये देखिए आंकड़ा, यहाँ चिन्हों का ही मेन खेल है, चिन्ह को कैसे हम रखते हैं। इसी को अगर हम इस वाले में रखते हैं तो हम 100 इंटू 80/100, क्योंकि 20% की कमी हुई है, यहाँ 10% की कमी हुई है यानी 90/100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 72 आएगा। अब ये बहुत से लोग क्या है जल्दबाजी में भूल गए, उन्होंने 72% की कमी कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 100 था, 100 से 72 हो गया तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो यहाँ फिर 100 में से 72 माइनस होगा, यानी 28% की कमी जो यहाँ पर आया है। तो दोनों ही तरीके एक ही हैं, बस गणनाओं का फर्क है। यहाँ अगर जिनको चिन्हों को रखने में आसानी है, जैसे एक अगर वृद्धि और एक कमी होता तो एक प्लस ले लेते, एक माइनस ले लेते, यहाँ पर अपने आप माइनस आ जाता क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होता। तो एक चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा कि इस चीज को हम फॉर्मूले को यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। जैसे अभी आय वाला क्वेश्चन था जो हमने भाग 1 में बताया था, वहां जैसे सामान के मूल्यों में 20% की कमी होने से बिक्री में मान लीजिए 10% की वृद्धि हो गई, तो आय पर कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो वो एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, और उसको जो है आप देखिए अभी जो है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे क्वेश्चन है कि सामान के मूल्यों में 20% की कमी होने से बिक्री में 10% की वृद्धि हो गई, तो दुकानदार की आय पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये जो प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हुआ, 20% से डिक्रीज हो गया प्राइस, तो उसके इफेक्ट के कारण 10% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी बिक्री में। अब टोटल आय पर कितने परसेंट, तो ये आय हमने भाग 1 में बताया था कि जो दुकानदार की आय होती है वो सामान का मूल्य प्रति सामान का मूल्य और गुणे जितनी मात्रा बिक्री की मात्रा। तो एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा यहाँ पर। अब हमको ये नहीं देखना है कि कौन सा x है कौन सा y है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो वृद्धि हो रहा है उसको प्लस चिन्ह ले लेना है, जो कमी हो रहा है उसको माइनस चिन्ह ले लेना है। यहाँ 20% की कमी है तो हम -20 ले लेंगे, और ये 10% की वृद्धि हुई है तो +10 ले लेंगे। अब यहाँ पर एक -20 और गुणे +10 डिवाइडेड बाई 100, तो देखिए यहाँ ये तो घट जाएगा तो ये -10 आ गया, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और -12। अब -12 का मतलब ये है कि उसकी आय में 12% की कमी आ जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ देखिए चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइनस क्वांटिटी ज्यादा थी तो ये -10 आ गया, इधर 1 प्लस है 1 माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, दोनों दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 12% की कमी आ गई। यानी कि मूल्यों में 20% की गिरावट के बाद अगर 10% बिक्री में वृद्धि हुई भी है तब भी उसका आय जो है वो 12% से कम हो जाएगा। सेम यही चीज हम ग्राहक के लिए कह सकते हैं कि सामान के मूल्यों में 25% की वृद्धि होने से कोई ग्राहक उसकी खपत में 20% की कमी कर देता है, तो अब उसके खर्च पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो चूंकि वहां 25% की वृद्धि हुई है तो 25 प्लस में ले लेंगे, 20% की कमी हुई है तो 20 माइनस में ले लेंगे, और यहाँ पर 25 गुणे 20 कर देंगे, -25 गुणे 20, और फिर जितना भी आएगा, अगर प्लस में आता है तो उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी उसके खर्च में, अगर माइनस में आता है तो उतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को हम, इसी फॉर्मूले को अगर हम एक दो से ज्यादा क्वांटिटी है, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था इसके पहले वाले अध्याय में भाग 2 में कि एक व्यक्ति की आय में लगातार 3 वर्षों में 10%, 20% या 30% की वृद्धि होती है तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वहां भी हम इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फिर उसको मैं बताता हूं कि किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब आइए एक प्रश्न देखते हैं जो भाग 2 में भी मैंने कराया था, लेकिन वहां तरीका थोड़ा दूसरा बताया था, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय में लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि हुई है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब इसको अध्याय 2 में जब हमने बताया था तो इसी क्वेश्चन का तरीका बताया था कि 100 मान करके करेंगे, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई तो 110/100 कर देंगे, और 20% की हुई तो 120/100 कर देंगे, 30 की हुई तो 130/100 कर देंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 171.6 आया, और 100 से 171.6 हो गया, यानी कि कुल प्रतिशत वृद्धि जो हुई 71.6% की हुई। तो ये तरीका तो मैंने समझाया था भाग 2 में, लेकिन यही अगर हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं और जल्दी, तो ये आज जो मैंने मास्टर फार्मूला बताया है आपको उससे देखते हैं कैसे होगा। तो हमने देखिए लिख लिया कि जो क्रमिक वृद्धि हुई है वो 10%, 20% और 30% की हुई है। तो पहले यही फार्मूला 2 में अप्लाई कर देंगे, 10 और 20 में। तो 10 धन 20 धन 10 गुणे 20/100, यहाँ से 32% आ गया। अब इन दोनों की जो टोटल क्रमिक वृद्धि होगी, दोनों की मिलाकर के जो टोटल प्रभाव आएगा वो 32% का आएगा, प्लस में मतलब 32% की वृद्धि होगी। अब इसको और इसमें यही चीज फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 32 और 30%, जो ये 30% का यहाँ जो आया 32, और इसमें जब यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 32 प्लस 30 और 32 गुणे 30/100, ये तो 62 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 तो 71.6, यानी देखिए डायरेक्ट जो है 31.6% डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ से भी आएगा जो ये हमने लगाया है, यहाँ से भी और इससे भी। अब दोनों में से जो आपको इजी लगे, ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो कैलकुलेशन को जल्दी कर लेते हैं, और प्लस जिनको चिन्हों में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है रखने में प्लस माइनस। इसी में जैसे अगर कहीं पर मान लीजिए यही 30% की कमी की जाती तो यहाँ 30% माइनस के साथ लेते, 32 माइनस 30 करते, या इसी को हम आगे अभी जब लाभ हानि का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें एक डिस्काउंट चैप्टर है, बट्टा चैप्टर होता है, तो उसमें भी एक क्रमिक बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे किसी वस्तु पर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो मान लीजिए 10%, 20%, 30% का क्रमिक बट्टा या क्रमिक छूट दी गई है अगर, तो वहां भी ऐसा नहीं है कि तीनों को जोड़ दिया तो वो टोटल क्रमिक छूट आ जाएगी। वहां इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम समतुल्य या इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, वहां बस ये है कि चूंकि वो छूट दी जा रही है तो वो हम माइनस चिन्ह तीनों में ले लेंगे, -10, -20, -30। तो ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इस तरह से प्रतिशत में कुछ क्वेश्चंस को मैं अभी अब करा दे रहा हूं आपको, उनको भी देख लीजिए जो बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में इस समय। तो एक कुछ 2 क्वेश्चंस मैं अभी करा देता हूं, बाकी नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। आइए एक प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से जो है प्रतिशत प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह अपना खर्च 10% से बढ़ा देता है, तो उसकी बचत पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा?
मीन्स कि एक व्यक्ति है जो अपनी टोटल इनकम का 80% एक्सपेंस कर देता है और फिर जब उसकी आय में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो जो उसका एक्सपेंस है वो 10% से बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब आय बढ़ी है, एक्सपेंस भी बढ़ा है, उसी हिसाब से तो बचत में उसकी जो सेविंग्स है उस पे क्या इफेक्ट आएगा उसको पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो बिगिनर्स के लिए जो बहुत आसान तरीका है वो समझाने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। हमने आय को माना 100 रुपए है। अब 100 जब मान लिया 80% खर्च कर रहा है, यानी 100 में 80% सीधे 80 रुपीज हो जाएगा। तो जब 80 खर्च कर दिया 100 में तो बचा कितना, 20 रुपीज। ये 20 रुपीज बचा है। अब वो कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 20% की जब वृद्धि होगी आय में तो नई आय 120 हो जाएगी, क्योंकि पहले 100 थी और नई आय 120 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि खर्च में उसने 10% को बढ़ा दिया, 10% की वृद्धि की, यानी जो खर्च है उसका 80 से 10% बढ़ा। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, या 80 में 10% बढ़ाया तो 90 कर दिया, लेकिन यही गलती नहीं करनी है, इसीलिए उनका आंसर नहीं आता है। यहाँ 80 ही अब पूरा है, यानी कि उसको 80 में 10% की वृद्धि करनी है, और ये जो 80 है इसमें जब 10% की वृद्धि करेंगे तो हमको 88 आएगा, यानी कि अब जो उसका खर्च है वो 88 रुपीज है, ना कि 90 रुपीज है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 10% की वृद्धि हुई, 80 था, 80 में 10% वो जल्दबाजी में 90 कर देते हैं और 120 में 90 घटा के इधर 30 ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो हमको 80 में 10% की वृद्धि करनी है, और जब इस 80 में 10% की वृद्धि किया तो ये आ गया हमारा 88। अब 120 में पहले 80 खर्च करता था जब 100 आए थी, लेकिन अब जब 120 आए हैं तो वो 88 खर्च कर रहा है। तो बचा कितना, 120 में 88 घटा लेंगे 32, यानी अब जो उसकी नई बचत है 120 के हिसाब से वो आई हमारी 32। अब हमको देखना है कि 20 से 32 जो हुआ है तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, या कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो जो भाग एक में हमने बताया था कि दो आंकड़े दिए हों तो किस प्रकार से प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। पहले बचत थी 20, अब बचत है 32। तो 20 से 32% पे 20 से 32 पे पहुंचे तो ये प्रतिशत बचत में कितनी वृद्धि हुई, दोनों का अंतर ले लेंगे और पहले वाले से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, 60%। यानी कि जो हमारी बचत थी वो 20 से 32 हो गई, यानी कि 60% का इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। ऐसे ही एक चुनाव का क्वेश्चन आता है। ये चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और कुल मतदाताओं के 10% ने वोट नहीं डाले, फिर जितने लोगों ने वोट डाले उनके 20% मत जो है वो अवैध घोषित हो गए, अमान्य घोषित हो गए। अब जितने मत पड़े हैं उनमें से जीतने वाले ने कुछ प्रतिशत पाए, हारने वाले ने कुछ प्रतिशत पाए, तो कुल कितने मतदाता थे। तो वो क्वेश्चन मैं अब नेक्स्ट भाग में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट भाग मेरा जो रहेगा वो लास्ट प्रतिशत चैप्टर का भाग रहेगा, जिसमें सिर्फ आपको हम एक्सरसाइज ही कराएंगे। उसमें आपको एक पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन फॉर्म मिल जाएगा और वो आप क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। उस शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे उसमें, क्योंकि अब नेक्स्ट ये भाग थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन बताऊंगा आपको तो काफी लंबा क्लास चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट भाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम उस नई ट्रिक्स के आधार पर हम बताएंगे कि किस प्रकार से करते हैं। तो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट देखा। जिनको भी आगे के क्वेश्चंस और करने हैं तो वो एक बार भाग 1, भाग 2, भाग 3 प्रतिशत का जरूर देख लें, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन उनको कराएं तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत इजीली उनको समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि तब हम ट्रिक बताएंगे और अगर उन्होंने पहले के क्लासेस मेरी देखी हुई हैं तो उनको वो क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।